अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अंकित जी। किसान आंदोलन, अब ये सवाल नहीं है कि किसानों की मांग क्या है, सरकार क्या कह रही है। अब सवाल ये है कि आखिर किसान आंदोलन की दिशा क्या है, किसान आंदोलन किस ओर बढ़ रहा है, क्या 26 जनवरी को लेकर जो किसानों की रणनीति है वो जायज है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है, वर्तमान परिस्थिति को देखिए तो लगभग 9 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हो गई है। निष्कर्ष जैसा निकलना चाहिए वैसा नहीं निकल पाया है और किसान अभी भी बॉर्डर पे जमे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान जमे हुए हैं और किसानों के जमे रहने का जो असल कारण है वो है किसान नेता। बिल्कुल। अब आप लगाइए कि ऐसे बहुत से रिपोर्टें भी आई हैं और हमने खुद जाकर भी देखा है कि वहाँ पर जो सामान्य लोग हैं वो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और आश्वासन मिल रहा है, कानून को होल्ड पर डाल दिया गया है कि उसके अमल को पर रोक लगा दी गई है, तो अब ये मसला सुलझना चाहिए, जनता को घर जाना चाहिए। लेकिन जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो राजनीतिक नेताओं के साथ क्या साठगांठ किए हुए हैं ये तो वही जाने, लेकिन उन किसान नेताओं की वजह से ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। सब लोग सिर्फ इस इंतजार में हैं कि 29 जनवरी से जब संसद का सत्र शुरू होगा, सरकार के विधायी कामकाज में बाधा उत्पन्न की जाए, सरकार के जो अपने विधायी कामकाज के लक्ष्य हैं वो पूरे ना हो पाएँ। हमने देखा था कि किस तरीके से जो पिछला सत्र था, कैसे जो अमर्यादित व्यवहार राज्यसभा के उपसभापति के साथ किया गया था और जो कुछ हुआ था वो असंसदीय तो था ही और उसने संसद की गरिमा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी। तो ऐसे वाकयों से आने वाले सत्र में भी ऐसे वाकये देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है। ये सब आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं का लगातार समर्थन जारी है। सरकार से बातचीत से पहले जो किसान नेता हैं जाके विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, पता नहीं क्या बात होती है कि सरकार के साथ विज्ञान भवन में बैठते हैं बातचीत के लिए, 2 घंटे बाद वो बाहर निकल आते हैं। और सरकार के साथ क्या बातचीत ऐसे हो सकती है, यस या नो में आप आंसर दीजिए। अब ऐसे नहीं कर सकते सरकार से बात। और अब तक जो लोग सरकार पर आक्षेप लगा रहे थे उनके सामने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किसान नेताओं के वकीलों से पूछा कि भैया आप बताइए कि क्या दिक्कत है, हम ऐसा समिति बना देते हैं। तो आप समिति में नहीं आना चाहते, आप कहते हैं कि समिति में वही लोग हैं जो कानून के समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट पर अगर विश्वास नहीं है, और पहली बात तो ये देखिए कि कौन है वकील जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी करार दिए जा चुके हैं और जिन पर जुर्माना भी लगा है, प्रशांत भूषण या अन्य जो लोग हैं। अब ये लोग जाकर किसान नेताओं को क्या समझा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर भी एक जांच होनी चाहिए कि क्या समझाया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या आपने वास्तविकता बताई वहां पर जाकर। और जो लोग हैं वहां पर, अब देखिए ये इतना बड़ा बवाल हो गया कि ठीक है 50-55 दिन हो गए, सब चीज़ें ये हम एक तरफ रखते हैं। सरकार को आज तक अपने पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला है कि आपको तीनों कृषि कानूनों में किस प्रावधान पर दिक्कत है, ये बताइए। आप प्रावधान, सरकार कह रही है प्रावधान दर प्रावधान आप आ जाइए चर्चा के लिए, जहां दिक्कत है, जहां आपत्ति उसको हम सुलझाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमको जब चाहिए नहीं तो आप हमको दे क्यों रहे हो। ये क्या, ये कोई तर्क नहीं है। सरकार आपसे पूछ रही है आपको किस प्रावधान पर आपत्ति है, आप कह रहे हैं हमको चाहिए नहीं। ऐसे नहीं होता, आपको नहीं चाहिए। देश में किसान सिर्फ आप ही नहीं हैं, देश में जो चाहे हम राज्यों की बात कर लें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें, तो एक बड़ी संख्या है किसानों की। तो सिर्फ हरियाणा के कुछ किसान जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये कानून नहीं लाए गए हैं। पंजाब के जो कुछ किसान अगर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए कानून लाए नहीं गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अगर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए नहीं है। बाकी देश का किसान क्यों नहीं उतर रहा है इस आंदोलन में? देखिए, छोटे किसानों को जो इन तीनों कृषि सुधार विधेयकों से फायदा होने वाला है उसको समझने की जरूरत है। ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। इनकी जो मोनोपोली थी उसको चुनौती मिली है और जिसकी
चोरी चकारी बंद हो रही है। जो चोरी चकारी नहीं कर पाएगा सिर्फ उसी को इस बात से आपत्ति है। माफ़ कीजिएगा मेरे को ऐसे शब्द उपयोग करने पड़े, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। जो कि दिल्ली से सटे, जो दिल्ली बॉर्डर पे जो सटे इलाके हैं, जरा आप वहाँ जाके देखिए लोग कितने परेशान हैं पिछले 50-55 दिन से। बिल्कुल। आप अगर हम उनकी बात कर लें जो स्थानीय स्तर पे ढाबे चल रहे हैं, छोटे मोटे होटल चल रहे हैं, अब तो राजस्थान बॉर्डर पे भी जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए कि कई सारे होटलों के पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि उनको अपने ढाबे वालों को, होटल वालों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, क्योंकि बंद है, सब कोई कुछ आ नहीं रहा है। लोगों को लंबे लंबे रूट लेकर जहां पर आधा घंटा लगता था वहां पर 1.5 घंटा अपने को निकलना पड़ रहा है। सर्दी के समय में लोग अपने घर से जल्दी निकल रहे हैं ताकि कार्यालय समय पर पहुंचे, तो 1.5-2 घंटा आपको फालतू लग रहा है। तो ये सब चीज़ें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। आप तो आके अपना ट्रैक्टर में बढ़िया से कनाडा से पैसा आ गया है, बाहर से पैसा आ गया है, आपने अपना बढ़िया इंतजाम कर लिए हैं, आप वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। आप पहले खेत में अगर बैठे रहते थे तो यहाँ पर आकर बैठ गए, आपके पास समय है, आप बैठे हुए हैं, समय काटने के लिए भी आपने प्रबंध कर लिए हैं तमाम तरह के। जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो कमा के खाता है उसकी दिहाड़ी पर आपने एक तरह से बहुत उसको नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे बहुत सारे हम इसको देखें कि एक ये इस साजिश के तहत ये सरकार को, और जो किसान नेता हैं जरा आप उनके वक्तव्य सुनिए। मैं हनान बुल्ला को सुनकर अगर सुनेंगे आप जो अभी पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की ये दूसरी हार होगी भूमि अधिग्रहण के बाद, कि किसान आंदोलन, उनको किसान कृषि सुधार कानून वापस लेने होंगे। तो आप जब ये लक्ष्य लेकर बैठे हो कि मुझे मोदी सरकार को झुकाना है, ये कानून वापस कराकर एक मेरे को वही मेरे लिए जीत होगी कि मेरे को ये मोदी सरकार को झुका दूं, तो साफ है कि आप किसानों के हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर। और सरकार जब, इससे ज़्यादा फेयर क्या हो सकता है कि सरकार आपको बार बार कह रही है कि आप बताइए कि कहाँ किस पर आपत्ति है, हम वो बदलने को तैयार हैं, बिल्कुल संशोधन को तैयार हैं, आप बताइए तो सही। आप बता नहीं पा रहे हैं, आप तमाम तरह की दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है, जो कि आज़ाद भारत में आज तक किसी सरकार ने नहीं दी, बिल्कुल उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आप वो भी नहीं मान रहे। तो सब कुछ दिख रहा है, सब साफ कुछ स्पष्ट है कि बस हमें इस तरीके का एक माहौल बनाना है कि संसद सत्र को बाधित करना है, सरकार को कामकाज नहीं करने देना है, भारत की जो तरक्की है उसको बाधित करना है। छोटी सी घटना ने जो कैसा बड़ा रूप लेती है उसका एक चर्चा करते हैं। कर्नाटक में एक, नाम नहीं लूँगा कंपनी का, एक कंपनी के संयंत्र में तोड़फोड़ हुई। उसका एक मशहूर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप था, जिसके कि भारत में विनिर्मित होते हैं मोबाइल फ़ोन। अब उसके संयंत्र में कर्नाटक में तोड़फोड़ होती है। सारे मोबाइल फ़ोन, अधिकतर मोबाइल फ़ोन जो लोग तोड़फोड़ करने वाले थे वो लोग लेकर चले गए। कंपनी को नुकसान हुआ और उस विदेशी कंपनी ने भी जानकारी मांगी है, बिल्कुल, कि आप ये बताइए। अच्छा, उस घटना में जो नाम सामने आ रहा है प्रथम दृष्टया, वो लेफ्ट के जो ये मजदूर विंग वगैरह होते हैं, बिल्कुल उनसे जुड़े हुए लोग थे। और इस घटना को चाइना का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकारी मुखपत्र बोला जाता है, उसने बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया कि ये देखिए जो कंपनियां चाइना छोड़कर इंडिया जाने की सोच रही हैं, या जो अन्य विदेशी कंपनियां इंडिया जाने की सोच रही हैं, ये होता है वहाँ छवि खराब करने का एक ये प्रयास किया गया है, वामपंथियों की तरफ से किया गया है। तो वामपंथी किसके इशारे पे कर रहे हैं? और किसान आंदोलन वही लीड कर रहे हैं इसको। तो ये वामपंथी ये सब किसके इशारे पर कर रहे हैं? एक तरफ देश चीन की चुनौती से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और ये वामपंथी वापस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग शुरू से ही, चाहे विकास की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, उससे विरोधी रहे हैं और चाहते हैं सरकारी खर्च पर सब कुछ चलता रहे और उसी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा सबके सामने है। तो ये जो घटना थी, इसका एक अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। और एक कंपनी उसी मोबाइल फ़ोन की, वो भारत आ गई थी, तो उस पर उस ग्लोबल टाइम्स ने कटाक्ष भी किया। तो ये ऐसी घटना थी जिसने कि आगे तक की सब चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि जो साजिश है वो उसके तार कहाँ कहाँ हैं, कौन इसके पीछे हो सकते हैं, क्या चल क्या रहा है। और अगर भारत सरकार अड़ी हुई है कि हम ये जो कानून है किसानों के हित में है, हम इसको वापस नहीं लेंगे
और अगर इसमें कहीं कुछ गलती है तो या कुछ अगर आपको लगता है कि आपका नुकसानदेह है तो हम उसको चेंज करने तैयार है। तो इससे बार बार जाहिर होता है कि ये कानून सही है, क्योंकि सरकार का स्टैंड अगर इतना मजबूत है तो वो उसके पीछे उसके पास ठोस आधार भी होंगे। और अदालत ने तभी इस कानून पर को खारिज नहीं किया है, इसके सिर्फ अमल पर रोक लगाई है। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल तो वही होता है ना कि आखिर इस कानून का आगे क्या होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार कानून को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान ना और हाँ में जवाब चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समिति जो गठित की है उसको किसान मानने को तैयार नहीं है। आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि क्या ये जाम जो आंदोलन है ऐसे ही चलता रहेगा, क्या एक के बाद एक दौर की बातचीत होती रहेगी, क्या इसी तरीके से देश की छवि खराब करने के लिए चीजें होती रहेंगी, आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि स्टैंड सबका क्लियर है कि किसान चाहते हैं कि नहीं भाई कानून को बिल्कुल वापस होना चाहिए, सरकार कह रही है कि हम संशोधन तक को तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तो रास्ता क्या है, आगे क्या हो सकता है? देखिए अभी क्या था, जो भूमि अधिग्रहण कानून जो सरकार ने वापस लिया था उस समय मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था। बिल्कुल, बहुत सारा शायद राजनीतिक अनुभव केंद्रीय स्तर पर कैसी चलती है सरकार उसका अनुभव शायद इसका प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार भी किया था। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए 2019 में नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आए हैं। ये सरकार बार बार दर्शा चुकी है 370 हटाने जैसा जब आप बड़ा काम कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके पीछे अगर आज सरकार थोड़ा सा ढीली पड़ जाए, अगर आज सरकार कानून वापस ले लेती है या सुप्रीम कोर्ट में अगर वो कानून खारिज हो जाता है तो आप सोचिए कि एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता फूट जाता है ना, तो उसमें वैसे ही कुछ घटनाएं होने लगेंगी। अब कल को लोग आ जाएंगे, दिल्ली जाम कर देंगे कि आप ये जो नागरिकता संशोधन कानून है इसको वापस लो या कोर्ट खारिज करे इसको। लोग आ जाएंगे, घेर लेंगे दिल्ली को कि 370 को बहाल किया जाए या कोर्ट बहाल करे। तो ये फिर एक उसका आप कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया। और जबकि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है जनता ने जो सरकार निर्वाचित की है वो संसद में बैठकर कानून बनाए, बहस करे, कानून बनाए और उसमें जो भी समय की जरूरत के हिसाब से संशोधन है वो सब करती रहे। तो वो लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ सरकार ने किया है। और एक चीज जो बहुत बुरी लगती है वो ये है कि आप दिखाते हुए, देखिए सरकार को मेरा तो ये मानना है कि एक कानून इस बारे में बनाना चाहिए कि जैसे सभी नागरिकों के लिए बाकी जो कर्तव्य हैं या उसकी जो जिम्मेदारियां हैं या उसके जो अधिकार हैं वो सब बिल्कुल परिभाषित हैं हमारे संविधान में। तो उसमें एक चीज़ और जोड़ी जानी चाहिए कि आप ये जो दिखाते हुए संसद से पारित कानून की प्रतियां फाड़ते हैं, चाहे उसको जलाते हैं, वो भी एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में उसको लिया जाना चाहिए और उस सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब आप देखिए कि वहाँ पे लोहड़ी जल रही है वहाँ सिंगू बॉर्डर पे, और वो दिखा रहे हैं उस भारत का राजपत्र, उसमें हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है, उसको फाड़ रहे हैं, कैमरे के सामने आग में डाल रहे हैं। वो संवैधानिक व्यवस्था आप नागरिक हैं, आलोचना है और आप नागरिक हैं। उस कानून को संसद ने मंजूरी दी है, हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है, आप उसको फाड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उन 3 में से एक कानून को दिल्ली में लागू किया है वो असेंबली में उस कानून को फाड़ते हैं। ये और फिर अगर लोग इस तरीके से कानून को फाड़ने लगे तो आम आदमी के मन में कानून का डर खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक कानून तो इस पर बनना चाहिए कि आप कानून की प्रति फाड़ नहीं सकते, राष्ट्रीय प्रतीक को आप कैसे फाड़ सकते हैं, कोई भी कैसे फाड़ सकता है, हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। और ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो अभियान चल रहा है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको राजनीतिक है। मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे हटने जा रही है, क्योंकि अगर सरकार ये 55 दिन ये लोग अड़े हुए हैं तो सरकार भी 55 दिन से अड़ी हुई है, कोई वो सरकार पीछे नहीं हटने जा रही है। और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है हमको उसको देखना चाहिए, उससे सारा सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाता है। सरकार ने जब कानून को होल्ड पे डालने की बात कर रही थी, आज जब पूछा गया था कि आप इसको खारिज भी खारिज करने की बात जब आई तो सरकार ने कहा था कि ये हमें बताइए कि कहाँ से मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कहीं से भी हनन नहीं करता। तो सरकार इस बारे में पूरी क्लियर है। और हमको ध्यान होगा कि 370 पे जब बहस हो रही थी तो अमित शाह ने कहा था, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब मुझे पता है कि लोग इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे और इसमें सारी वैधानिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो ये जो सरकार है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कदम बढ़ाती है। तो मुझे लगता नहीं कि कानून सरकार वापस लेने जा रही है। ना सरकार पीछे हटेगी, ना किसान पीछे हटेंगे,
बीच में रस्म कस्सी वाली जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन ये लड़ाई कितने दिनों तक रहती है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इसका अपडेट हम आपको पल पल देते रहेंगे। आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।